हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू यू ऑल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखो, पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि सेक्शन 7 जो है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के साथ पूरी तरह से लिंक है। तो आपको सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि सेक्शन 7 आखिर इनकम डीम टू बी रिसीव्ड जो इसका नाम है वो किस चीज़ से डील करता है और हम कैसे इसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर समझेंगे। तो आपको सबसे पहले सेक्शन 5 और सेक्शन 6 इन दोनों की वीडियो देखनी होगी। मैंने आपको लिंक दे दिया है आई बटन के ऊपर, आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते हो। वहाँ सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की वीडियो पहले ज़रूर देख के आइए, नहीं तो आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी और आप वहाँ पे कोई सी भी वीडियो देख सकते हो। लेकिन सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 इज़ कंपलसरी। आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे आपको इनकम टैक्स की सारी वीडियो मिलेगी, रेगुलर वीडियो मिलेगी। कुछ समय से इनएक्टिव था क्योंकि दिवाली का टाइम है और कुछ घर के काम चल रहे थे। अब आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन 7 का पहले नाम देख लेते हैं। आखिर सेक्शन 7 क्या है पहले ये जाने, उसके बाद हम बात करेंगे आखिर है क्या ये। सेक्शन नंबर 7 किसका? इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर है? इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड। अब देखो, हम इंडियन हैं तो हम बात भी करेंगे इंडिया की। रिसीव इन कहाँ पे? इंडिया। अगर मैं ये इंडिया नहीं भी लिखता तो आपके लिए ये नॉर्मल सी बात है कि हम इंडिया की ही बात करेंगे क्योंकि हम लोग इंडियन हैं। क्लियर है? तो सेक्शन 7 जो है वो डील करता है कि इनकम कब मान ली जाएगी कि रिसीव हुई है इंडिया में। अब सर इससे क्या लेना देना सेक्शन 5 का और सेक्शन 6 का? पहले मैं आपको वो बता दूं, आखिर सेक्शन 5 क्यों इसके साथ लिंक है। मैं आपको क्यों इतना जोर दे रहा हूं कि आपको सेक्शन 5 जानना होगा और सेक्शन 6 के बारे में जानना होगा। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह से इनको समझो। आपको थोड़ी दिक्कत है 5 और 6 में तो आप मेरी वीडियो देखो, पूरी तरह समझने की कोशिश करो, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सेक्शन 7 के लिए। देखो, सेक्शन 5 में जो कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, और सेक्शन 6 जो कि रेसिडेंटल स्टेटस है। ठीक है? ये दोनों सेक्शन 7 से कैसे लिंक है यहाँ देखिए। हमने देखा है कि इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, सेक्शन 5 में आपको ये नाम कई बार दिखाई देता है कि इनकम डीम टू बी रिसीव्ड, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मैं आपको क्विक रिवाइज कराता हूँ कहाँ पर। देखो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में मैंने आपसे कहा था कि एक पॉइंट है इनकम रिसीव्ड और इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया अगर है तो ये ऑर्डिनरी के लिए आपके हैंड में टोटल इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। सेम बात नॉट ऑर्डिनरी के लिए लागू होती थी कि अगर इनकम डीम टू रिसीव्ड और रिसीव इन इंडिया है तो ये एनओआर के हाथ में भी टोटल इनकम में ऐड कर दी जाएगी। सेम केस था नॉन रेसिडेंट के लिए। मतलब यहाँ साफ हो गया कि ये चीज़ सेक्शन 7 है। हम कह रहे हैं सेक्शन 5 के अंदर कि जो सेक्शन 7 है वो नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट में इंक्लूड की जाएगी। किस बेसिस पे? आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर, वो हमको जानना है यहाँ पर। अब देखो, ये इंक्लूड कर दी जाएगी। मान लो हमने पढ़ लिया 7, हमने कहा ठीक है इंक्लूड होगी, हमने इंक्लूड कर दिया टोटल इनकम में। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क पड़ेगा कि कब ये इनकम ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के हाथ में इंक्लूड हुई मतलब क्या है? इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होगा। अब होता क्या है कि ये किन के हाथों में इंक्लूड होती है, तो ये हमने पढ़ा है सेक्शन 6 के अंदर कि ये इंक्लूड होगी एनआर के अंदर, एनओआर के अंदर और ओआर के अंदर। ये कौन बताता है आपको? ये बताता है सेक्शन 6। इसीलिए आपको 6 और 5 जानना बहुत ज़रूरी है सेक्शन 5 के लिए। अब आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश कुमार चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम बेल। इसी बात पे कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। लेट स्टार्ट फ्रेंड्स।
देखो सेक्शन 7 है, बहुत ही आसान सेक्शन है, क्योंकि सेक्शन 7 के कुछ रिमेनिंग पॉइंट्स होंगे जो हम सैलरी सेक्शन में कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको ऊपर पर बताऊंगा और आपको ये चीज़ अभी रटनी होगी। कोई चारा नहीं है आपके पास, अभी मैं आपको समझा भी नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने सैलरी नहीं पढ़ा है, अभी हमने डिडक्शन भी नहीं पढ़ी है। जब तक आप सैलरी और डिडक्शन नहीं पढ़ लेते तब तक आप 7 को पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे। अभी आपको ये चीज़ रटनी ही पड़ेगी। इसको समझने के लिए हम जाएंगे सैलरी चैप्टर में, वहाँ जाके इसको हम कवर अप करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस, मतलब ऊपर, कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 12%। ठीक है, 12% ऑफ सैलरी। अगर हमने कंट्रीब्यूट किया है सैलरी का 12% से ऊपर किस चीज़ में, तो उसका नाम है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सैलरी टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एंड साथ ही साथ अगर जो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट जो है 9.5% से ऊपर है, तो हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। जो इंटरेस्ट है एंड इंटरेस्ट ऑन इट एक्सेस ऑफ 9.5%। अगर मैं आपसे बोलूं कि सैलरी का 12% से ऊपर कोई भी अमाउंट अगर आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इंक्लूड किया गया है, तो उससे हम मान लेंगे कि वो इनकम डीम टू बी रिसीव्ड है। अगर वो इनकम डीम टू बी रिसीव्ड है तो वो इनकम आपके हैंड में टोटल इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी। इंक्लूड कर दी जाएगी तो उसका टैक्सेबल कैलकुलेशन किया जाएगा, मतलब वो टैक्सेबल कितना होगा कितना नहीं होगा, उस पर एग्जाम्पशन, उस पर डिडक्शन जो भी मिलता होगा हम वो कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये इनकम टोटल इनकम में इंक्लूड कर दी गई है। कैसे बोलूँगा मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि सेक्शन 7 में इस पॉइंट को डाला गया कि अगर 12% से ऊपर आरपीएफ में डाला गया है, कंट्रीब्यूट किया गया है, तो ये इनकम डीम टू बी रिसीव्ड है। अगर डीम टू बी रिसीव्ड है तो ये सेक्शन 5 में चला गया। 5 में चला गया है, इसका मतलब यह है कि इंक्लूड इन टोटल इनकम। अगर इंक्लूड इन टोटल इनकम है तो इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होगी। क्लियर हुआ ये बात? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आसान है बहुत, कि अगर कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, क्या कंट्रीब्यूट किया है? पेंशन स्कीम, और द अदर एम्प्लॉयर, या कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अंडर ए पेंशन स्कीम, एक पेंशन स्कीम में। क्लियर है? रेफर्ड इन सेक्शन, लेकिन हर पेंशन स्कीम को नहीं बोला गया, सिर्फ उसी पेंशन स्कीम को जो 80 CCD के अंदर कवर है। तो हमने कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई एम्प्लॉयर, मतलब कि सभी कोई, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई एम्प्लॉयर आपके पेंशन स्कीम में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो पेंशन स्कीम 80 CCD के अंदर फॉल करती है, तो वो इनकम जो है या वो अमाउंट जो है वो आपके टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इनकम हो गई है सेक्शन 7 के अंदर फॉल कर गई है, वो इनकम कहलाएगी इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया। अगर वो इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है तो वो चलेगी आपकी सेक्शन 5 के अंदर, और 5 में गई तो आपके टोटल इनकम में इंक्लूड हो गई, और इंक्लूड हो गई है तो उसके ऊपर हम काम करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? अब 80 CCD क्या है ये आपने पढ़ा नहीं है अभी, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी आपको ये चीज़ रटनी पड़ेगी, क्योंकि 80 CCD जो है ये सेक्शन है डिडक्शन का। तो जब हम पढ़ेंगे डिडक्शन तब हम इसकी बात फिर से करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो RPF वाली बात हुई है सर, ये कहाँ पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, मतलब कि सैलरी के अंदर, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। क्लियर है? तीसरा जो पॉइंट है वो भी बहुत आसान है। अगर आपका अमाउंट, कलर चेंज कर लिया जाए, अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम URPF। सर URPF क्या है? URPF मीन्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। यू क्या है? अन,
आर क्या है रिकॉग्नाइज्ड, पी क्या है प्रोविडेंट, एफ क्या है फंड। आरपीएफ क्या था रिकॉग्नाइज्ड, यूआरपीएफ क्या है अनरिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो यूआरपीएफ से ट्रांसफर किया गया है टू आरपीएफ। अगर आपने अपना पैसा या अपना जो भी अमाउंट है वो यूआरपीएफ से अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से आरपीएफ में ट्रांसफ़र कर लिया, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र कर लिया, तो गवर्नमेंट कहती है, ये सेक्शन कहता है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि वो सेक्शन नंबर 7 में फॉल कर गया। 7 में फॉल कर गया है मतलब ये है कि वो इनकम डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है। अगर डीम टू बी रिसीव इन इंडिया है मतलब कि सेक्शन 5 में चला गया। अगर 5 में चला गया है मतलब कि वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम में फॉल कर गया है। अगर वहाँ फॉल कर गया है मतलब क्या है कि वो टोटल इनकम में इंक्लूड होगा, और इंक्लूड होगा तो उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? अब ये हम कहाँ पढ़ेंगे सर? सिंपल सी बात है, ये भी हम पढ़ेंगे चैप्टर सैलरी के अंदर। ये भी आपको सैलरी में पढ़नी होगी। तो देखो यही है आपका सेक्शन 7। आप देख पा रहे हो कि 10 मिनट के अंदर मैंने ये वीडियो ख़त्म कर दी, क्योंकि मैं आपको यहाँ समझा नहीं सकता कुछ भी, लेकिन जितना समझा सकता था उतना आपको समझाया, और बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स आपको समझाऊंगा ज़रूर। आप बिल्कुल स्किप मत करिए, लेकिन कब? चैप्टर नंबर सैलरी में और चैप्टर डिडक्शन में, वहाँ हम इसकी बात फिर से करेंगे। ये आपकी पूरी वीडियो है फ्रेंड्स, जहाँ मैंने आपको बताया सेक्शन 7। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो लेकिन वीडियो देख लेते हो। सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। और साथ ही साथ वीडियो अगर यूज़फुल है, आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम से सब ये चीज़ सीख पाएँ और पढ़ पाएँ। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।